हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं। यदि आपको पर्यावरण समझ में आ गया यानी कि वातावरण आपको समझ में आ गया तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि साइकोलॉजी पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, वातावरण की बात करें तो वातावरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। वातावरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वातावरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है तो आप बताइएगा कि वातावरण को अंग्रेजी में कहा जाता है इन्वायरमेंट कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दूसरी बात कही जा रही है कि वातावरण के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। वातावरण के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है पर्यावरण। तो वातावरण के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उस शब्द का नाम क्या है? पर्यावरण। और पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। और पहला शब्द कौन सा हो जाता है? परि। और दूसरा शब्द कौन सा हो जाता है? आवरण की बात कर रहा है। पहला शब्द कौन सा है? परि। और दूसरा शब्द कौन सा है? आवरण। तो परि प्लस आवरण को मिला देने से क्या बन जाता है? पर्यावरण बन जाता है। अब आइए बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक रॉस साहब के अनुसार रॉस साहब ने क्या कहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में अपने शब्दों में। देखिए, रॉस साहब ने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है, वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। देखिए, इनका कहने का तात्पर्य है कि वातावरण के माध्यम से कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि वातावरण ही है। देखिए, अब आप समझिएगा, ये वातावरण की ही देन है जो आज हम एक अच्छे टीचर बनने जा रहे हैं, आज हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, आज हम किसी से बात करते हैं तो हमारी जो भाषा शैली होती है बहुत अच्छी होती है, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, वृद्धों पर दया करते हैं और एक तरीके से जीव प्राणी सभी उसके दया करते हैं। तो यानी कि ये वातावरण की ही देन है, ये वातावरण की ही देन है जो एक तरीके से हमें क्या करती है, हमें यह सिखाती है कि हमें किस तरह से बात करना चाहिए और कैसे किससे बात करना चाहिए और कैसे हमें बोलना चाहिए। तो रॉस साहब ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ध्यान रखिएगा, किसने इस शब्द को प्रतिपादित किया है कि वातावरण वह बाहरी शब्द है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, और रॉस साहब ने। अब आइए बात करते हैं वुडवर्थ साहब ने क्या कहा है। वुडवर्थ साहब ने क्या कहा है? देखिए, वुडवर्थ साहब ने कहा कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है। देखिए, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं, वे सारे बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने एक तरीके से व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय क्या किया था? प्रभावित किया है या प्रभावित किया था। वे तो क्या है? आपका वातावरण है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले मनोवैज्ञानिक कौन है? अगले मनोवैज्ञानिक है पी जीस बर्ट साहब। पी जीस बर्ट साहब ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि देखिए, वातावरण उन सब को कहते हैं, वातावरण उन सब को कहते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती हैं और उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। देखिए, इनका कहने का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु, चाहे मान लीजिए, अभी एग्जाम्पल देखिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आप जब घर में बैठे हुए हैं तो आपको बाहरी चीज़ें, आपको कई चीज़ें, मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको वातावरण में घेरे हुई हैं, तो वो सब प्रत्यक्ष रूप से आप पर प्रभाव डाल रही हैं, वे सब आप पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रही हैं, उसी को हम वातावरण कहते हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो, मतलब एक तरीके से कहने का तात्पर्य है किसी वस्तु का, यानी कि किसी वस्तु या किसी चीज़ या कोई व्यक्ति जो है उसके चारों ओर जो घेरी हुई चीज़ें हैं और जो उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि बालक के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, बालक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात की जा रही है पारिवारिक वातावरण। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर की जा रही है। अब आप कल्पना करिए थोड़ा से, एक परिवार को लेकर,
आप जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार को कल्पना करिए, फिर इसके बारे में आप समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। कल्पना कीजिए जल्दी से सभी लोग, इमेजिनेशन करिए कि मैं किसी परिवार का हिस्सा हूँ और उस परिवार में किस तरह से परिवर्तन होता है या किस प्रकार से परिवर्तन हुआ था जब हम बालक थे, यानी कि जब मैं बालक था या जब हम बालक थे तब किस प्रकार से परिवर्तन हुआ था। आइए बात करते हैं। देखिए, पारिवारिक वातावरण के फलस्वरूप ही बच्चे के व्यवहार तथा आचार विचार में परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए, जिस तरह से परिवार का वातावरण होगा उसी तरह से बच्चे के व्यवहार और आचार विचार में क्या होगा, परिवर्तन होता है या परिवर्तन दिखाई देता है। अगर परिवार का वातावरण बहुत अच्छा है, जहाँ पर एक तरीके से सब लोग नैतिक तरीके से रहते हैं, बहुत ही सभ्य परिवार है, बोलने चालने उठने बैठने सोने उठने सब कुछ जो भी काम होता है सारे काम में वे बहुत बेहतर यदि परिवार का वातावरण है, तो उसी तरह से बच्चे का भी व्यवहार आचार विचार भी उसी तरह से होगा। यदि परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे का भी एक तरीके से व्यवहार आचार विचार जो होगा वो बिल्कुल सही नहीं होगा। नेक्स्ट बात कही जा रही है, माता के मानसिक विचारों और भावों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि माता के जो मानसिक विचार होते हैं और उनके जो भाव होते हैं, वे जो प्रभाव होते हैं वो बालक के विकास पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, बालक के विकास पर पड़ता है। अगर आपको याद हो तो मैंने विकास और वृद्धि बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि माता पिता के चरित्र स्वभाव एवं आचार विचार का भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। देखिए, अगर माता पिता बहुत अच्छे हैं जो एक तरीके से कहा जा सकता है उनका वे बहुत ही सभ्य तरीके से रहते हैं, वे किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और किसी कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते, गरीबों पर दया करते हैं और बड़ों से प्यार करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं या बड़ों का सम्मान करते हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे उन पर भी वही प्रभाव पड़ेगा और उसी तरह से उनका भी आचार विचार उनका भी इसी तरह से होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि माता पिता के चरित्र और स्वभाव में विचार का प्रभाव किस पर पड़ता है, बालक पर पड़ता है। नेक्स्ट बात कही जा रही है, एक निश्चित वातावरण में रहने वाले बालकों का व्यवहार वातावरण के बालकों से भिन्न होता है। देखिए, आपने देखा है कि अगर कोई निश्चित वातावरण में एक ही वातावरण में रह रहा है और जो अलग व्यवहार एक तरीके से अलग वातावरण में रह रहा है उसका व्यवहार अलग होगा। ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है जिस बालक को जिस तरह से उसको वातावरण मिलेगा उसी प्रकार से उसका व्यवहार होगा और दूसरे बालक को जिस तरह से उसको वातावरण मिलेगा उसी तरह से उसका व्यवहार होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक वातावरण। कि सामाजिक वातावरण के बारे में। सामाजिक वातावरण क्या होता है? देखिए, कहा जाता है कि प्रायः देखा जाता है यदि बच्चे को जन्म के बाद समाज से अलग कर दिया जाए। देखिए, अब ध्यान रखिएगा, अगर बच्चे को जन्म के बाद समाज से अलग कर दिया जाए तो उसमें मानवीय गुणों एवं योग्यता का विकास नहीं हो पाता। देखिए, अब ध्यान रखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप अगर कल्पना करिए, मोगली की बात मैं कर रहा हूँ, द जंगल बुक मूवी यदि आपने देखा हो तो जैसे ही उस बच्चे का शायद जन्म हुआ था वो जानवरों के बीच में रह रहा था और उस तरह के उनके वातावरण के अनुसार उसका खाना पीना था, उसका रहना था, उसका बोलना था, उसका हंसना था, सब जानवरों के जैसे था। तो यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर बच्चे का जन्म होता है और उसे समाज से हम अलग कर देते हैं तो उसमें जो मानवीय गुण है और जो योग्यताओं का विकास है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है जिस वातावरण में आप उसको डालेंगे उसके हिसाब से ही उसका क्या हो पाएगा, विकास होगा। वैसे मानव को समाज से अलग करना एक असंभव सा कार्य है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, मानव को समाज से अलग करना एक कहीं ना कहीं असंभव सा कार्य है, असंभव सी बात है। किंतु कुछ ऐसे मानव मिले हैं जिन्हें बचपन से ही मानव समाज से अलग करना पड़ा और वे पुनः समाज में लाए गए तो पाया गया कि उनमें मनोवचित गुणों का विलोप हो गया। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना मोगली के बारे में, अब मोगली जब जंगल में रह रहा था तो उसका जो आचार विचार व्यवहार जो था वो सब बिल्कुल जानवरों के जैसे था और जब उसे मानव के समाज में लाया गया, जब हमारे समाज में उसे लाया गया तब उसका जो व्यवहार था, जो उसका मतलब एक तरीके से जो उसके अंदर की चीज़ें थोड़ा बहुत थी भी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। यानी कि उसके गुणों का जो
विलोप हो गया था, या उसके गुणों का जो उसके अंदर नैतिकता थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को, सिंपल सी बात इतनी है, किसी भी व्यक्ति को यदि आप ले जाते हैं, कहीं पर भी ले जाते हैं, उसको किसी वातावरण में डालते हैं, तो और जब उसको एक अलग वातावरण में लाएंगे तो जो वातावरण से वो सीख के गया है वहाँ पर जब दोबारा आएगा तो वहाँ की चीज़ें उसकी ज़्यादा होंगी, यहाँ की चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्यालय वातावरण। देखिए, अगर बालक के विकास में या एक तरीके से बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है विद्यालय। जिस तरह से आपका परिवार महत्वपूर्ण है और समाज महत्वपूर्ण है, उसी तरह विद्यालय का भी वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालयी वातावरण बालक के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। विद्यालयी वातावरण, विद्यालय का जो वातावरण होता है वो बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विद्यालय ही वह स्थान होता है, विद्यालय ही वह स्थान होता है जहाँ बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानसिक विकास या मानसिक शक्तियों का विकास बालक का कहाँ होता है या कहाँ से होता है, तो एक तरीके से विद्यालय के वातावरण से होता है या विद्यालय से होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्यालय ही वह स्थान होता है जहाँ बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा संस्थाएं ही बालक के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। देखिए, शिक्षण संस्थाएं जैसे कि शिक्षण संस्थाएं जो हैं बालक के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास पर क्या करते हैं, संवेगात्मक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। यानी कि जिस तरह से यानी कि कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर विद्यालय में जो टीचर है, आप सोचिए कि आप जब एक टीचर बनेंगे और टीचर बनने के बाद आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर आप एक तरीके असभ्य बात करते हैं, और जो आपकी असभ्य बातें हैं और आप दूसरों को मारते हैं, डांटते हैं, वही बालक के मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक टीचर होने के नाते आपका व्यवहार, आपका आचार विचार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यदि आपका व्यवहार नहीं अच्छा है तो ये समझ लीजिए वही प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा और आगे चलकर बच्चे भी उसी तरह से हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय का वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यहाँ बालक अनेक साथियों के संपर्क में आ जाता है। देखिए, विद्यालय में आप देखिए कि बालक जब विद्यालय जाता है तो वहाँ पर विभिन्न जातियों के बच्चे रहते हैं, विभिन्न संप्रदायों के बच्चे रहते हैं, विभिन्न धर्मों के बच्चे रहते हैं। तो वहाँ पर कई बच्चे एक साथ आ जाते हैं। जब वे कई बच्चे साथ आ जाते हैं तो वहीं से उनका सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। तो वहीं से उनका शीघ्रता से क्या हो जाता है, सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की, संचार माध्यम की बात की जा रही है। वातावरण में संचार माध्यम क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, आइए बात करते हैं। देखिए, आधुनिक युग में संचार माध्यम बालक के वातावरण को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। देखिए, आज का जो ज़माना है, यानी कि आज का जो समय है, आज को जो युग चल रहा है, उसमें संचार का बालक के वातावरण पर सबसे अधिक प्रभावित यानी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और आधुनिक समय में बालक विद्यालय से अधिक संचार माध्यमों में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि, फ़ोन आदि से सीखता है। आज देखिए कि विद्यालय से ज़्यादा बालक क्या है, फ़ोन में, टेलीविज़न में, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में, इन सब चीज़ों में लगा रहता है और वहीं से वह सीखता है। अधिगम के साथ साथ इन माध्यमों से मनोरंजन भी होता है। आज देखिए, पहले क्या होता था, अब आप कल्पना करिए कि जब हमारा आपका जो टाइम था, जब हम 1995-2000 आसपास हमारा जो जीवन था, या और आसपास जो पहले के लोग हैं, ठीक है, और पीछे जा सकते हैं, जब हम लोग कैसे मनोरंजन लेते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, या एक तरीके से आप जानते हो कि जो बॉल को लेकर फेंक कर मारने वाला हम खेलते थे। मतलब बहुत सारे खेल किया करते थे और वहाँ से हमें मनोरंजन प्राप्त होता था। लेकिन वर्तमान के बच्चों को कहाँ से मनोरंजन प्राप्त हो रहा है, संचार के माध्यम से। और संचार में जैसे कंप्यूटर के माध्यम से, और एक तरह कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, और मोबाइल में जैसे पबजी गेम खेलते हैं, तो वहाँ से उनका मनोरंजन प्राप्त होता है। ठीक है,
तथा इन साधनों का प्रयोग बालक तथा अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो संसाधन हैं उनका प्रयोग या उनके सुविधा अनुसार प्रयोग कौन कर सकता है? बालक तथा अभिभावक कर सकते हैं। और वर्तमान समय में भी विद्यालय संचार माध्यमों के द्वारा शिक्षा दे रहा। आज का जो दौर है, एक समय हुआ करता था, आपने देखा कि जब हमारे यहाँ जियो जैसी कंपनी नहीं आई थी तो उसके पहले हम विद्यालय में ही जाकर पढ़ाई करते थे। यूट्यूब चलता था लेकिन यूट्यूब का उतना महत्व नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमें 1 GB डेटा मिलता था और 1 GB डेटा में आप जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम तुरंत खोलते थे और नोटिफिकेशन देखकर उसको बंद कर देते थे। लेकिन जब जियो आया तो हमारी जो एक तरीके से शिक्षा का जो हमारा एक तरीके से कहने का तात्पर्य है कि हमारा शिक्षा का दायरा या हमारे एजुकेशन का दायरा बढ़ गया। हम यूट्यूब से पढ़ने लगे। आज वर्तमान में आप गूगल मीट ऐप, जूम ऐप, तमाम ऐसे संसाधन हो गए हैं जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऑनलाइन बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं इसको हमेशा प्रमोट करने की बात करता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन जितना अच्छा है उतना है ऑनलाइन भी अच्छा है, कोई चीज़ें गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दूरस्थ शिक्षा इसका एक उदाहरण है। आज आप घर पर बैठे हुए हैं, हम आपको गूगल मीट ऐप से पढ़ाते हैं, जूम ऐप से पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आप घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यानी कि वातावरण में संचार भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पहली चीज़ें हमने क्या क्या सीखा है, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ तब आगे बताता हूँ। पहली चीज़ें हमने क्या सीखा कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया गया है और पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। फिर मैंने आपको बताया कि रॉस साहब ने क्या कहा है कि पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। फिर मैंने आपको वुडवर्थ साहब के बारे में बताया। फिर पी जिसबर्ट साहब के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या कहा है कि वातावरण उन सब को कहते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर घेरे रहती है और उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, ठीक है, वही है हमारा वातावरण। फिर मैंने आपको बताया कि बालक के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें मैंने आपको बताया कि पारिवारिक वातावरण, और पारिवारिक वातावरण में सिंपल सी बात इतनी है, यदि परिवार का वातावरण यदि अच्छा होगा तो बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यदि बेकार होगा, बुरा होगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह सामाजिक वातावरण, सामाजिक में समाज के अंतर्गत चाचा, दादा, दादी, ठीक है, और जो घर के आसपास के लोग रहते हैं ये समाज के एक हिस्सा हैं। तो ये भी समाज के, यदि इनका जो व्यवहार होगा और इनका जो एक तरीके से माता पिता सभी का व्यवहार जैसे होगा तो वो बच्चे पर सकारात्मक, देखिए अगर व्यवहार अच्छा होगा तो सकारात्मक व्यवहार, अगर वातावरण सकारात्मक होगा तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यदि नकारात्मक होगा तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से विद्यालय है, विद्यालय में यदि वातावरण अच्छा है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बुरा है तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर संचार में भी वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी की बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण में संबंध की बात कर लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि प्राचीन धारणा यह थी कि वंशानुक्रम या वातावरण एक दूसरे से पृथक है। देखिए पहले यानी कि प्राचीन काल में हम ये सोचते थे कि वंशानुक्रम और या तो वातावरण दोनों एक दूसरे से पृथक मतलब अलग हैं और व्यक्ति या बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कार्य क्षमता को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। परंतु आधुनिक समय में तर्कों व प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि व्यक्ति, बालक, किशोर तथा प्रौढ़ के रूप में जो कुछ करता है या अनुभव करता है वह वंशानुक्रम के कारकों और वातावरण के प्रभाव के कारण करता है। तो चाहे वो बालक हो, चाहे वो किशोर हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, जो कुछ भी वह सोचता है, करता है या अनुभव करके सीखता है या अनुभव करता है, वो सब किसके देन है, वो सब किसके प्रभाव के कारण है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव के कारण ये सारी चीज़ें वह कर पाता है, वह वे कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि विकासवादी सिद्धांत के समर्थक लैमार्क साहब ने अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है, देखिए हमारे द्वारा, हमारे मतलब हम लोग भी व्यक्ति में आते हैं, तो व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को क्या करता है, संक्रमित करता है।
संक्रमित किया जाता है या प्रभावित करता है। सिंपल सी बात इतनी है कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में सीखते हैं या अर्जित करते हैं और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो क्या करते हैं, हमारे जीवन को या हमें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं या किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैमार्क साहब ने एक एग्जाम्पल बताया। लैमार्क ने कहा कि देखिए जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी। देखिए लैमार्क साहब ने कहा कि जिराफ जो पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई है और बाद में उसकी लंबी गर्दन गुण अगली पीढ़ी में होने लगा। देखिए पहले क्या हुआ करता था, जिराफ की जो पहले जो एक तरह के घोड़े के समान थी, लेकिन आगे चल क्या हुआ, कुछ परिस्थितियों के कारण जो जिराफ था उसकी जो गर्दन थी वो बड़ी हो गई, उसकी गर्दन जो थी लंबी हो गई। अब लंबी होने के कारण जब उसका आने वाली संतान या आने वाली जो पीढ़ी होगी वो उसको संक्रमित करेंगी, या एक तरीके से कहा जा सकता है वही गुण उनमें चला जाएगा। ठीक है, तो आने वाले जो उनके बच्चे होंगे, यानी कि जो जिराफ जानवर है, जो जिराफ पशु है, उसके जो बच्चे होंगे या एक तरीके से उनके बच्चे जो होंगे उनके भी गर्दन कैसे होगा, लंबा होगा या लंबे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वंश सूत्र क्या है। देखिए मानव जाति में वंश सूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, 23 या 46 या 23 जोड़ियां होती हैं। एक्स वंश सूत्र लंबे छड़ीनुमा होते हैं, और वाई वंश सूत्र जो होते हैं छोटे होते हैं तथा गोले होते हैं, छोटे व गोले होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माता के अंडाणु में। देखिए ध्यान रखिएगा, माता के अंडाणु में यानी ओवरी में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं। माता के अंडाणु में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, और जबकि पिता के शुक्राणु में यानी कि जो वीर्य है, पिता के शुक्राणु में एक्स और वाई यानी कि एक्स तथा वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। माता के अंडाणु में एक्स गुणसूत्र होते हैं और पिता के शुक्राणु में क्या होते हैं, एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। और जब निषेचित अंडाणु में जब एक्स का लिंग गुणसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़का होता है। तब क्या होता है, लड़का होता है। जब दोनों का एक्स मिल जाता है यानी कि माता का एक्स और पिता का जब एक्स लिंग मिल जाता है तो उन दोनों वंश सूत्रों से संयोजन होता है, तब क्या होता है, लड़का उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लड़कों के अधिक जन्म लेने का कारण संभवतः यक्ष गुण की तुलना में वाई गुणसूत्र कुछ हल्का हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब शिक्षा जगत में वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या महत्व है। ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि शिक्षा जगत में वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या महत्व है। आइए बात करते हैं अगले वीडियो में, नहीं आप लोग देखते देखते हो सकता है परेशान हो जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।